हाँ भाई, ध्यान देना बेटा सब लोग, जल्दी से। पेज नंबर पेज नंबर 33, 33 निकाल लो फटाफट से। इजी टॉपिक ले रहे, मतलब ये वाला थोड़ा इजी है, क्योंकि हो सकता है थोड़े बहुत बच्चे लेट आएंगे आज, क्योंकि 8 बजे की आदत छूट चुकी है। 8:15 8:30 की डल चुकी है इन लोगों की। चलो। अरे मैं नहीं करता हूँ टाइम चेंज, उधर से होता है, मतलब आदत डल जाएगी। चलो, मेरे को मुश्किल हो गया आज तो, लेकिन किया जुगाड़। चलो, करे स्टार्ट। है, अरे बस। मजेदार। फिर जल्दी आएंगे सब, 7 बजे के चक्कर में। बढ़िया है, देखो 7 बजे छूट जाएगा तुम्हारा फिर वैसे ही। तो देखो, ध्यान देना सब लोग। पेज नंबर 33 तुम्हारा, मतलब देख लेना। टॉपिक का नाम है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, ढंग से सुनना। टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट का नाम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या सिखाता है? स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीजों के लिए बनती होगी। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी। कंपटीशन को कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी, है ना। और फ्यूचर में क्या करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या बनती है? बहुत सारी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बनती है। तो उनमें से आज अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव। समझ रहे हो? तुम जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हो, जिसमें भी करते हो, कंपटीशन तो सब में ही होता है। और क्या कंपटीशन आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है ना। तो उसको भी टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए अपने को क्या बनानी पड़ती है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, करें चालू। तो सुनना बेटा, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर आते हैं अंदर। क्या कह रहा है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्या लिखोगे? कंपटीशन इज अ फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड बिजनेस। सर, कोई सा भी बिजनेस हो, सभी का फंडामेंटल एट्रीब्यूट क्या है? कंपटीशन। सभी जगह होता है ना, मतलब कंपटीशन, ये तो बहुत होता ही है। उसके बाद बिजनेसेस कंपीट विद ईच अदर। एक बात बताओ, कॉम्पिटिटर आपसे किससे किन चीजों के लिए कंपीट करते हैं? फॉर टू थिंग्स ओनली, फॉर कस्टमर्स एंड रिसोर्सेस। बताओ आप। जो राइवल्स होते हैं, राइवल्स, वो एक दूसरे में कौन सी चीजों के लिए कंपीट करते हैं? बिजनेस में रिसोर्सेस और कस्टमर, दो ही तो चीज होती है। समझिए मेरी बात। तो ये लिखा है, बिजनेसेस आपस में कंपीट करते हैं काय के लिए? फॉर सेम सेट ऑफ रिसोर्सेस एंड सेम सेट ऑफ कस्टमर्स। अब यार, हमारा काम है पढ़ाने का, और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका भी काम है, सीए पढ़ाते हैं। बच्चे लिमिटेड है, वही वाली बात। बच्चे हैं लिमिटेड, तो सब आपस में कंपीट करें किसके लिए? फॉर द सेम सेट ऑफ कस्टमर्स। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, वो चाह रहे हैं ये वहां चल जाए, है ना। सो काय के लिए, किसके लिए कंपीट कर रहे हैं? सेम सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए, एंड सेम सेट ऑफ रिसोर्सेस। टीचर क्या होता है? रिसोर्स होता है। समझ रहे हो? वो चाहते हैं मैं उनके यहाँ पढ़ाऊं, ठीक है, ये चाहते हैं मैं इनके यहाँ पढ़ाऊं, ठीक है, यही तो है रिसोर्सेस भाई। हमारे प्रोफेशन में रिसोर्सेस क्या होते हैं? पढ़ाने वाले लोग, और जो ये चीजें होती है, वो मेन तो यही होता है, पढ़ाने वाला। समझिए, सब एक दूसरे के टीचर्स को क्या करते रहते हैं? खरीदने बेचने की कोशिश करते रहते हैं। समझ रहे हो? बहुत बार होता है, मैं नाम नहीं ले, फालतू क्यों बोलना। होता है, हमने देखा है हमारे सामने होते हुए। एक बड़ा टीचर दूसरे इंस्टीट्यूट का, उसको खरीद लिया हमारे वाले इंस्टीट्यूट ने, मान लो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं लास्ट पहले था जहाँ पे, वहां पे देखा मैंने, दूसरे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा टीचर, उसको खरीद लिया एज ए, उसको बहुत ज्यादा पे देके बुला लिया। इससे उसका क्या हो गया? टर्बुलेंस आ गई उसके बिजनेस में। समझ रहे हैं मेरी बात? और उसका हिट हो गया। ऐसे देखा है हमने, मेरे सामने देखा है हमने होते हुए, बहुत बार देखा है। तो यही तो बात है। तो बिजनेसेस आपस में compete करते हैं काय के लिए? फॉर सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर सेम सेट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। तीसरी बात क्या लिख दोगे? सर, कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री ऑफन एम्स टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सही बात है। कंपटीशन विद इन एन इंडस्ट्री, भाई जब कोई भी इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, तो उससे वो क्वालिटी क्या करता है? वो सर्विसेज की क्वालिटी को इनहेंस करता है।
आज अगर मान लो ये कंपटीशन है, तभी तो हर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, सही है, टू अट्रैक्ट। उनको लगता है कि भाई कस्टमर्स तो तभी अच्छा आएंगे तब जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट्स देंगे। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू गिव गुड क्वालिटी रिजल्ट्स, गुड क्वालिटी पढ़ाई करवा रहे हैं सब लोग, है ना, कोशिश यही कर रहे हैं सब लोग। तो यही तो है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन है इसलिए तो क्या है, एवरीवन इज ट्राइंग टू इंप्रूव देयर क्वालिटी। तो हेल्थी कंपटीशन होना अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है, उस इंडस्ट्री में क्वालिटी बनी रहती है। अदरवाइज अगर मान लो मोनोपोली हुई तो सोचो, एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कोई है ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है सर, तो फिर तो वो क्वालिटी को के बारे में ज्यादा सोचेगा भी नहीं। उसकी होगी क्या है, मोनोपोली। वो क्या सोचेगा, बोला अरे आ रहे हैं तो आओ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा क्या है, मार्केट में कंपटीशन अगर है, कंपटीशन ब्रिंग्स क्वालिटी। समझ रहे हो मेरी बात, होना चाहिए कंपटीशन, तो ये अच्छी बात है। एक और पॉइंट क्या लिख दोगे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डिफाइंस हाउ अ फर्म एक्सपेक्ट्स टू क्रिएट एंड सस्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। ये वाली लाइन आप सुनना। तो ये सब तो हमने ऊपर ऐसे ही बोल दिया कि कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन होने से क्या होता है, कॉम्पीट काहे के लिए करते हैं, 3 लाइन लिख दी। अब हम क्या लिख रहे हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होती है वो हम क्यों बनाते हैं? बड़ा सिंपल आंसर है इसका। मैंने आपको बोला ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ये वाली क्यों बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? क्या गेन करने के लिए, क्या गेन करना चाहते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सिंपल। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स पे। सही है कि नहीं है? सिंपल, लिख देना ये भी लाइन, ठीक है। चलो अच्छा सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने से क्या होगा? सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा तो उससे हमारे क्या बढ़ेंगे, हायर सेल्स वॉल्यूम, हायर प्रॉफिट। तो हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, having a competitive advantage means being more profitable in the long run। अगर हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इससे हमको लॉन्ग रन में क्या होंगे, प्रॉफिट्स। सिंपल कहानी, खत्म। चलो, तो अब हमें क्या पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के अंदर एक टॉपिक, टॉपिक का नाम है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, और पूरा नाम लिख लो इसको, इसको लिख लो, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, काफी बार आया है, इजी भी है। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का है। आपने हमेशा देखा होगा, मैं हर दिन आता हूं, कम से कम 5 नंबर का ही क्वेश्चन होता है अपना हर बारी, या तो और कई बार 2 हो जाते हैं। लकीली लास्ट वाली क्लास में 2 गए थे, उस दिन ऐसे थोड़ा बहुत खींचा तो हो गया। 2 गए थे उस दिन अपने, एक तो लर्निंग वो गया था, एक्सपीरियंस कर्व वाला क्वेश्चन हो गया था, और एक वैल्यू चेन वाला हो गया था। 2 गए थे उस दिन। और क्या, 5 में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है। तो 2 में आए तो थोड़ा कम लिखना, 5 में आए तो फिर पूरा आ जाता है, आ जाता है। चलो, समझ में आ गया सबको? करें स्टार्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही निहायत ही आसान, समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। अभी आपको दिखाऊंगा क्या है, टॉपिक का नाम बताओ, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। आप सब में से कई लोग के पिताजी बिजनेस करते होंगे, कौन कौन किस किस के पापा का बिजनेस है? ठीक, काय का है? जेम स्टोन्स का है। तो उनको पूरा आइडिया है ना कि इस मार्केट में कौन कौन है, कौन कौन उनका कॉम्पिटिटर है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ये उनको पता है या नहीं पता है? और पता होनी चाहिए। जिस मार्केट में अपन काम कर रहे हैं उसके अंदर हमको खुद उसका आइडिया ही नहीं है, ये तो बहुत बेवकूफी होती है उसके कॉम्पिटिटर्स का आइडिया ना हो तो, है ना। और काय का बिजनेस है? एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का। हाँ तो भाई उसमें भी कंपटीशन है, तो उनको पूरा पता होना चाहिए ना। सही है, अपन जिसमें बिजनेस कर रहे हैं उसका हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए, सही है कि नहीं? और किसका है? एम्ब्रॉयडरी का, तो उसमें भी कॉम्पिटिटर्स है। तो यही तो बात है, अपन कोई भी बिजनेस में हो सर, पहली बात हमने क्या लिखी, ऊपर क्या पढ़ा था, हर बिजनेस में क्या होता है, कंपटीशन। कॉम्पिटिटर क्या लिए compete करता है हमारे साथ, फॉर सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर सेम सेट ऑफ कस्टमर्स। उसको भी वही कस्टमर चाहिए, उसको भी वही रिसोर्सेज चाहिए, सही है कि नहीं है? तो
इसके लिए हमको बहुत क्या बनानी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। क्यों बनाते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, क्या मिलता है सर उससे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा तो उससे क्या फायदा है सर, लॉन्ग रन में क्या होंगे हमको उससे प्रॉफिट्स। सही है सर। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को कैसे समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए एक प्रोसेस है, एक पूरी स्टेज है, प्रोसेस है। अब सुनना, फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इट फर्स्ट, पहले याद करेंगे फिर समझाऊंगा। पहले स्टेप का मतलब क्या होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो देखो भाई, ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, कैसे हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझ सकते हैं कोई भी बिजनेस में। तो पहले देखो इसमें क्या लिखेंगे, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। सर ये भी जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये किसके बारे में है, कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको अंडरस्टैंड करना। आप ये करना चाहते हो कि आप जो भी बिजनेस में हो, आप उसमें क्या चाहते हैं हमेशा, कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को पहले आइडेंटिफाई करूं और उनको समझूं। समझना बहुत जरूरी है दुश्मन को, समझ रहे हो? क्योंकि उसी हिसाब से उसको हराने के लिए क्या बनाएंगे फिर आप, स्ट्रैटेजी। तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ही नहीं पता तो सोचो, समझ रहे हो मेरी बात, तो कैसे हराओगे उसको, है कि नहीं। वीकनेस का पता लग जाता है तो हम क्या करेंगे फिर, उसी पे क्या करेंगे, हिट करेंगे। सर भाई उसकी स्ट्रेंथ का पता लग जाता है तो हम क्या करेंगे, हम भी वैसा ही डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सही है, अच्छी बातें लेंगे, बुरी बात पे उसके हिट करेंगे, यही तो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। समझ में आई मेरी बात। तो जैसे ही उस मान लो XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता लगा कि उस इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ क्या है, वो टीचर उठाया उसको, आई क्या बात। अच्छा उनकी वीकनेस का पता लगा, वीकनेस क्या है, बोले यार वो इंस्टीट्यूट कम देता है पैसे। तो अगले ने स्ट्रेटेजी बनाई, मेरे बॉस लास्ट वाले बॉस ने क्या, कि बोले यार वो टीचर को उठा लो, उसकी उनकी वीकनेस क्या है, कम पैसा देते हैं, उसको पैसे दो ज्यादा और उसके मेन टीचर को उठा लो, आ गया, हो गया काम। समझ रहे हो गेम, यही तो गेम है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस का आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन क्या है आपके कॉम्पिटिटर्स। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई दी कॉम्पिटिटर्स। आपको पहले क्या करना है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने के लिए पहले आपको सब पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन कॉम्पिटिटर है। पहली बात क्या पता करोगे कि तुम्हारे बिजनेस में कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर है, ठीक है। दूसरी बात क्या करोगे, पता कर लिया, मान लो हमारे कोचिंग वाले काम में 4-5 है, पता कर लिया हमने। पता करने के बाद क्या करेंगे हम, अंडरस्टैंड करेंगे उनको, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर सर उसको अंडरस्टैंड करोगे, क्या चीज, उसके प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट बनाता है, कैसे बनाता है, उसके बिजनेस को समझेंगे हम, कौन कौन सी चीजें बना रहा है, क्या क्या प्राइस रख रहा है, सारी चीजें, अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट, अब हम क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ का, अपनी नहीं उसकी। तो डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, उनकी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करेंगे, पता करने का कोशिश करेंगे कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है। फिर क्या करेंगे, उनकी वीकनेस का पता करेंगे, डिटरमाइनिंग देयर वीकनेस। समझ में आ गई मेरी बात। और लास्ट क्या है, ये जो सारी जानकारियां हमारे पास आई, इसको क्या करेंगे, पुट टुगेदर, विल पुट इट टुगेदर एंड विल फाइंड अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सारी जानकारी को एक साथ इकट्ठा करेंगे और उससे कुछ क्या निकालेंगे, कोई नतीजे पे आएंगे। आया समझ में। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, शॉर्ट में मैंने बताया। पहले क्या करेंगे बताओ, पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, फिर क्या करेंगे, फिर उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको किनको, उनके प्रोडक्ट्स सर्विसेज को अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरी बात, उनकी स्ट्रेंथ का पता करेंगे, फिर वीकनेस का पता करेंगे, फिर इस इंफॉर्मेशन को पुट टुगेदर करके वी विल मेक अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। आया समझ में। अब आप इसका शॉर्ट फॉर्म बना लो, IUSWP। आई मतलब आइडेंटिफाई, पी मतलब पुट टुगेदर, IUSWI, मजा नहीं आ रहा बोलने में लेकिन। ऐसा क्या कोई सब्जेक्ट होता था स्कूल में, मेरे को याद आ रहा है, कोई पुराने जमाने में मेरे को याद आ रहा है, कोई सब्जेक्ट होता था ऐसा, SSWI, को कुछ तो होता था। नहीं नहीं, SWP से कुछ होता था, हमारे टाइम पे होता था, फिर नहीं होता। चलो तो इसका नाम क्या रखोगे, IWSWP। अच्छा कारण भी क्या है, मैं ये वाला बीच वाला उठा तो लूं, लेकिन क्या है, फिर फर्स्ट वाला वर्ड है ना हम गलत गलत कर देते हैं एग्जाम में। बच्चों को देखा है मैंने, वो अपने मन से फिर कुछ और वर्ड लिख देते हैं जो कि हो जाता है गलत।
अपने को हेडिंग में तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करना, वो तो 100% ही करेक्ट होनी चाहिए। समझ लो मेरी बात, ये है मैंने हमेशा बोला, हेडिंग 100% करेक्ट, अंदर एटलीस्ट 80-70% करेक्ट, तब आता है नंबर। समझ रहे हो मेरी बात, ये है। सो आई यू एस डब्ल्यू पी। आई मतलब आइडेंटिफाई, यू मतलब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, एंड देन पुट इट ऑल टुगेदर। ठीक, ओके। अब एक एक पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं क्या क्या लिखेंगे। सुनना बेटा। सो अब हम देखेंगे एक एक पॉइंट में क्या क्या आएगा। देखो भाई, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर। इसमें क्या आता है सर, इसको इसको कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे सबसे पहले, सर दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स। एंड इसमें हम क्या पता करेंगे, उसका एक्चुअल डेटा, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, वी विल ट्राई टू गेट द एक्चुअल डेटा अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर। तो हम इसमें पता करेंगे कि कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स है और उनका क्या मार्केट में पोजिशन है, उनका क्या मार्केट में हिस्सा है, कौन मतलब उनका मार्केट शेयर पता करेंगे। एंड आईसीआई को ये सबसे बढ़िया लगती है लाइन्स, दिस स्टेप आंसर्स द क्वेश्चन, ये किसका जवाब देता है, हु आर द कॉम्पिटिटर्स। ये आईसीआई की फेवरेट लाइन है, उनको दिख जाए ना ऐसी है, हु आर डब्ल्यू एच वाली, मजा आता है उसको। मेरे को तो कभी कभार लगता है ये आईसीआई कोई औरत ही है, क्योंकि वही ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछती है ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, कहां पे, क्यों, सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन उन्हीं से वही करते हैं, तो मेरे को लग रहा है ऐसे वही है। खैर, याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, है ना। उसके अंदर क्या करना है सर, पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके मार्केट शेयर का पता करना है, उसका एक्चुअल डेटा पता करने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में कितनी बेचता है, कितना मार्केट का शेयर है इसके पास। सही बात है, ठीक है। और फिर क्या लाइन लिखोगे, ये वाली, दैट दिस स्टेप, ये स्टेप से क्या किसका जवाब मिलता है हमको, हु आर द कॉम्पिटिटर्स। इस सवाल का जवाब हमें इस स्टेप से मिल जाता है। अब सेकंड स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। मैंने आपको बोला ही था, बच्चे कई बार इसके अंदर नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से पढ़ के भग जाते हैं इस एग्जाम में, फिर कुछ भी लिखते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, उनको यही नहीं पता कि कौन सी चीज को अंडरस्टैंड करना है। समझ रहे हो, तो यार कॉम्पिटिटर की कौन सी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, सर इन दिस स्टेप वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम ये देखेंगे कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है। अरे ओ, ये टाइम हो रहा है, क्या हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया यार, ये तो 2-5 मिनट तो आज मैंने सबको आने दिया क्योंकि लेट हो गए थे, खड़े रहे 10 मिनट, मतलब बैठ ले पढ़ ले, बैठ बिना बैठे पढ़ ले। तो देखो भाई, कल से सब लोग टाइम पे आएंगे भाई, ये आज ही था मैंने सिर्फ, क्योंकि अभी टाइम चेंज हुआ अचानक से, कल से सब टाइम पे, जो भी टाइम आ रहा है उस पे आएंगे। देखो, सबसे पहले इधर इधर इधर, सो इन दिस स्टेप वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये क्या है, इसमें क्या लिखोगे, दिस स्टेप आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आर देयर सर्विसेज। ठीक है, एंड इसको सर ये कहां से मिलेगी जानकारी, उसकी क्या प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, ट्राई टू कलेक्ट जहां से भी मिल जाए जानकारी, रिपोर्ट्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, पता करो कि उसकी क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें पता करो। तीसरा क्या था, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ का पता करो। देखो, तो पता करो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन, उसको पुराना कोई अमीर है क्या कोई फाइनेंशियल बैकअप उसका बहुत स्ट्रांग है, लाइक जियो, पता करो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, क्या कॉस्ट लीडरशिप करता है, क्या पढ़ चुके हैं ना अपन चैप्टर नंबर 3, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, क्या कॉस्ट लीडरशिप कर रहा है या डिफरेंशिएशन कर रहा है, समझ लो मेरी बात, या फोकस कर रहा है। उसका नेक्स्ट मूव क्या है, उसका पता करो, आगे आगे क्या करने का सोच रहा है वो, समझ लो किस चीज पे काम कर रहा है, R&D, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या पता उसकी स्ट्रेंथ ना हो, कई कंपनीज है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या पता उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज उसकी स्ट्रेंथ हो, सही है, पता करो कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है आपके राइवल की, सही बात है। तो कुछ भी हो सकती है अमंग ऑल दीज थिंग्स।
तो ट्राई टू फाइंड आउट कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है भाई। फिर क्या पता करो उसकी वीकनेस। वीकनेस पता होनी चाहिए दुश्मन की। समझ रहे हो मेरी बात। अक्सर मैंने देखा है कि वीकनेस का ही तो फायदा उठाया जाता है। और क्या है, कंपटीशन, यही तो होता है। समझ रहे हो मेरी बात। डिटरमाइनिंग द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो उसकी वीकनेस का पता करो। सर कैसे पता लगेगा? जाओ अमेजोन पे रिव्यूज पढ़ो, पता लगेगा व्हाट प्रॉब्लम्स कंज्यूमर्स आर फेसिंग, रियल टाइम फीडबैक्स, कंज्यूमर रिपोर्ट्स पढ़ो, कंज्यूमर का क्या ओपिनियन है उसके प्रोडक्ट के बारे में, मीडिया रिपोर्ट्स। ठीक है, मिल जाएगी जानकारी। सो दिस स्टेप आंसर्स द क्वेश्चन वेयर आर दे लैकिंग। वेयर आर दे लैकिंग, पता करो वेयर आर दे लैकिंग, क्योंकि जिधर वो लैक करें उस चीज को अपन पहले ही क्या कर लेंगे, अपने अंदर तो ठीक कर लेंगे और उसी पे हिट करेंगे। सर मैं, मेरी बात, यही तो होता है। समझ में आया? तो ये होते हैं 4 स्टेप्स। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। पहला क्या था? आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्पिटिटर्स को। ठीक है, एंड इट आंसर्स टू द क्वेश्चन हु आर द कॉम्पिटिटर्स। फिर सेकंड वाले में हमने क्या बोला? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे किस चीज को, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके सर्विसेज को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कंज्यूमर रिपोर्ट्स, ये मार्केट, इंटरनेट मिल जाता है वहां से। उसके बाद थर्ड वन, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती है, वो सारे एग्जांपल्स डाल देना। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट देयर स्ट्रेंथ, पता करो उनकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर उसके बाद क्या है? डिटरमाइनिंग द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, उनकी वीकनेस का पता करो, है ना। एंड इट आंसर्स टू द क्वेश्चन वेयर आर दे लैकिंग, पता करो वेयर आर दे लैकिंग। ठीक, कहां वो कमी छोड़ रहे हैं, कहां कमी है, पता करो उसका। और फिर लास्ट स्टेप, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। अभी तक अपन ने जो भी जानकारी इकट्ठा करी है उसको एक साथ कलेक्ट करो और देखो। फिर देखो इसमें क्या है, in this step we will put all the information together and we will draw inferences. Inferences means उससे कुछ नतीजे पे आएंगे। समझ रहे हो? सो हम क्या नतीजे पे आएंगे? हम पता करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो वो ऑफर नहीं कर रहा है, कहां वो लैग कर रहा है। समझ रहे हो? सो वी विल ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस, पता करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स, वो कौन सी चीजों में कमी छोड़ रहा है ना। एंड वी विल ट्राई टू फिल दैट गैप। सेल्टॉस ने क्या किया? यही तो किया। समझ रहे हो? किया कंपनी इंडिया में तो थी नहीं, दुनिया में तो थी, इंडिया में नहीं थी। किया और होंडा दोनों साउथ कोरिया की कंपनीज है। ठीक है, लेकिन इंडिया में सिर्फ क्या थी? सिर्फ हुंडई थी, है ना। बात को समझना। तो किया को भी इंडिया में आना था, लेकिन उसने क्या ढूंढा? पहले पहले क्या किया? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझा। समझा, पहले उसने देखा कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, फिर उनकी उनके प्रोडक्ट्स को समझा, फिर उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस को समझा। एंड उसने फिर वो गैप ढूंढा कि कौन सा ऐसा गैप है जो अनफिल्ड जा रहा है। फिर उसने उस गैप को क्या कर दिया? फिलअप कर दिया। समझ गए मेरी बात? तो वो जो गैप है वो अनफिल्ड जा रहा था ना एक बीच का, लोगों को चाहिए थी कुछ 9 से 12, 15, 12, 13 लाख में कोई ऐसी गाड़ी जो बड़ी भी दिखे, एवरेज भी दे, फीचर्स भी हो। उसने वो गैप को फिल कर दिया। यही तो बात है। तो इसमें हम क्या करेंगे इस स्टेप में? वी विल पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड वी विल ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। ठीक है, नतीजे पे आएंगे कुछ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो ऑफर नहीं कर रहा, एंड देन फिर हम वो ऑफर करेंगे। वी विल फिल द गैप एंड वी विल आइडेंटिफाई द एरियाज टू बी स्ट्रेंथन। अपने अंदर फिर हमें कौन सी चीजों को वो मजबूत करना है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है तो हमें भी वो चीज क्या करनी चाहिए? अच्छी करनी चाहिए। और क्या करेंगे? दिस स्टेप आंसर्स टू द क्वेश्चन। ये जो स्टेप करा, इससे क्या जवाब हमको मिलेगा? सर दिस स्टेप आंसर्स टू द क्वेश्चन व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इंफॉर्मेशन। ये जो अभी तक हमने चारों स्टेप्स में जो जानकारी इकट्ठा करी, इससे हमें क्या करना है, तो वो ये स्टेप बताता है दैट व्हाट वी विल डू विद दिस इंफॉर्मेशन। कलेक्ट तो कर ली, कॉम्पिटिटर का पता कर लिया, उसके प्रोडक्ट्स का पता कर लिया, उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ का पता कर लिया। अब बोला अब इन सारी जानकारियों से क्या करना है, व्हाट वी विल डू विद इट। तो दिस स्टेप आंसर्स द क्वेश्चन कि व्हाट द बिजनेस विल डू विद दैट इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट। फिर व्हाट इंप्रूवमेंट्स डज द फर्म नीड टू मेक। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपन को कौन से इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? दूसरों को देख के खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए इंसान को। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, उनकी आपने उनको स्टडी किया आपने, एंड तो यार जो उसकी अच्छी बातें हैं वो तुम्हें भी इनकलकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसकी वीकनेसेस को तुम्हें क्या करना चाहिए? उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, तुम्हें उस गैप को फिल करना चाहिए। सही कि नहीं है ना? चलो, और लास्ट पॉइंट है हाउ कैन द फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस। बोला ना मैंने अभी आपको,
कि कैसे आप उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करोगे, वो उसका भी आप सोचो, कुछ उसके गैप को फिल करो, जहां वो लैग कर रहा है आप वो चीज पहले ही डेवलप कर लो। तो ये चीज है। आया समझ में? तो ये पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। समझ में आया सभी को? पक्का? चलो ठीक है, बैठ जाओ बेटा। चलो समझ में आया सभी को? तो ये अपना एक 5 मिनट क्वेश्चन हो गया। चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो गया फटाफट 5 नंबर क्वेश्चन। अब अपने को चाहिए, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, ये नहीं, ये नहीं है यार, कहाँ गया? इससे पहले है क्या? माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर, ये रहा, ये रहा। बहुत बड़ा टॉपिक है। हेडिंग पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 निकाल लीजिए। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 निकाल लिया सबने? और आधे घंटे से कभी कम में हो गया ये तो। ये घड़ी खराब है सामने वाली। 5 मिनट। हाँ, ये तो अभी तो 29 ही हुए। बताओ, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। चलो करें स्टार्ट। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, आप समझ लो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यही वाला पहले होता है। अपन वही पढ़ रहे हैं। मैं इस चैप्टर में सबसे पहले सारे जो डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले वो करा रहा हूँ, फिर फर्जी वाले बचेंगे सारे। चलो, तो क्या नाम है टॉपिक का? माइकल पोर्टर। सुनिएगा, टॉपिक का नाम क्या है? माइकल पोर्टर 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, 5 फोर्सेस मॉडल। पूरा नाम है माइकल पोर्टर, बताइए आपको? माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अभी अपन ने इतनी बातें करी कि हर बिजनेस में क्या होता है, कंपटीशन, और हमें उस जिस भी हम बिजनेस में हैं एटलीस्ट खुद के कंपटीशन की क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इन वॉट एवर बिजनेस वी शुड हैव द कॉम्पिटिटिव नॉलेज ऑफ दैट बिजनेस। सही बात है, ठीक है। हमें सारे कॉम्पिटिटर्स का पता होना चाहिए, कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है उस बिजनेस में, इसका पता होना चाहिए। मैंने क्या वर्ड यूज किया? कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है। समझ रहे हो? बोलो सर वो कैसे पता करते हैं? कॉम्पिटिटिव प्रेशर कोई भी इंडस्ट्री में कितना है, इसको पता करने के लिए 5 चीजों को पता करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जैसे आप एक बार बताओ, फूड बिजनेस मतलब ये जैसे फास्ट फूड, पिज्जा, पिज्जा बिजनेस, ऑन द वन हैंड देयर इज वन पिज्जा बिजनेस, और सेकंड वाले पे है टेलीकॉम। कौन सा ज्यादा, जहां कहां पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा है? सोचो, टेलीकॉम में कौन कौन है? जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, बीएसएनएल है, और एमटीएनएल में। और उधर पिज्जा बिजनेस में बड़े बड़े ये वाले खिलाड़ी हैं। किधर कॉम्पिटिटिव प्रेशर ज्यादा है? तो कैसे पता करोगे? बात तो ये है। पता है पता कैसे करते हैं किसमें ज्यादा है? ऐसे थोड़ी इतना जल्दी आपने जवाब दे दिया। आपको इन 5 चीजों को देखना पड़ता है, इनका क्या निकालना पड़ता है, रिजल्ट। अच्छा एक बात बताओ, 10th में मैथ्स में कितने नंबर आए थे बंटी बंटी जी? मैथ्स में 99। बस मेरे तो 2-3 साल में मिला के नहीं आए थे। चलो, तो 99 आए थे। अब क्या है, पूरी 10th क्लास सिर्फ मैथ्स के हिसाब से देखूंगा क्या? नहीं। आप समझे मैंने सवाल क्यों पूछा? क्या पूरी 10th क्लास में क्या रिजल्ट रहा सिर्फ मैथ से पता लग जाएगा क्या? नहीं। 5 होते हैं ना सर सब्जेक्ट्स तो। सही है, तो 5 का पता करके लास्ट में निकलता है ना रिजल्ट। तो वैसे ही ये है, समझ गए? सो कैसे करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रेशर का पता? क्या है क्या आपके है? 89। बढ़िया। मेरे 44। 44 में वो टीचर ने बताया था ये 2-3 थ्योरम है, ये याद कर लो, ये तो आएगी आएगी एक। कौन सी होती थी? पाइथागोरस थ्योरम और 2-3 बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या था? बेसिक कुछ तो। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता था? पूरे राम, मैं तो फिर भी चलो खुद को वो मानता हूँ। तुम्हें भी याद है, तुम तो अभी करे हो थोड़े साल पहले ही।
सर आप मुझसे स्टैंडर्ड से पॉलिटिक्स पूछिए, समझ पूछिए, सब भूल गए सर। ऐसे कैसे भूल गया? बीपीटी का फॉर्म तो होना चाहिए था। सर स्टैंडर्ड से पॉलिटिक्स पूछिए, समझ पूछिए। तो मेरी तो बहुत साल पहले हुई है, आपकी तो भी हुई है ना थोड़े साल पहले। चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ भाई, इधर 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 इधर। कोई बात नहीं, मैं गलती क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ भाई 99। अरे 99 से पूछेंगे। 99 क्या होती है बीपीटी का फुल फॉर्म? बस बस बस। अब वो तो मैं और क्या बोल रहा था, मैं भी यही बोल रहा था। सर बेसिक अब सोचो, मैं भी इतना तो तुक्का तो सही लगा रहा था मैं। चलो, अरे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लो इधर देखो, सामने देखो। अरे छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो, ओ लड़कियों बस। देखो अब क्या कह रहा था मैं? कॉम्पिटिटिव प्रेशर। कॉम्पिटिटिव प्रेशर किसी बिजनेस में कितना है, उसको मेजर करने के लिए ऐसे यूं 2 मिनट में जवाब नहीं दिया जाता सर। क्या देखा जाता है? पांचों चीजों का आउटकम निकाला जाता है। कौन सी 5 चीजें? कॉम्पिटिटिव प्रेशर 5 चीजों से मिलकर बनता है। कौन सी होती है 5 चीजें? अब सुनो। अगर आज के बाद आपको कभी भी कोई पूछे कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर पता करो कितना है, तो कैसे निकालोगे? 5 चीजों से। कैसे? नंबर 1, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। उस इंडस्ट्री में नए एंट्रेंट्स से क्या इंपैक्ट आता है, पता करो। फिर कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है? टेलीकॉम में कितनी है बताओ? बहुत ज्यादा है? नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फूड वाले में फिर भी है। सही है मेरी बात? तो समझ गए ना, ये भी चीज देखी जाती है कि कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कितनी है। ठीक है। ऐसे ही किसकी बार्गेनिंग पावर? सप्लायर की। अब सुनो, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्यों होती है, किस पे डिपेंड करती है? वो कौन सा सामान आपको सप्लाई कर रहा है। अगर सोचो कोई ऐसा सामान सप्लाई कर रहा है जो सिर्फ उसी के पास है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी? फिर तो बहुत ज्यादा हाई। फिर तो उसका नखरे, कहने का मतलब उसके नखरे क्या होंगे? बहुत हाई होंगे, है ना? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसे ही एक और, राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स। अरे यहां करंट है और यहां पे क्या था? न्यू फर्म्स। ये नई की बात चल रही है। यहां किसकी बात चल रही है? करंट, जो अभी एग्जिस्टिंग है। उनमें कितनी राइवलरी है, कितनी दुश्मनी का लेवल है, वो भी देखते हैं हम। और लास्ट पॉइंट, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का यहां पे क्या मतलब है? कि आपके प्रोडक्ट के जैसे ही दूसरे थोड़े जो सब्स्टिट्यूट है उसके। अब तुम बोलोगे सर ये तो राइवलरी जैसा हो गया। नहीं, ये उसकी बात नहीं चल रही। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी कोई ऑल्टरनेटिव्स, अदर ऑल्टरनेटिव्स। जैसे तुम तो आपको है लैपटॉप और फोन। हाँ, तो अब समझ गया ना। फोन का कॉम्पिटिटर क्या हुआ? दूसरी कंपनी का फोन। वो तो कॉम्पिटिटर हो गया। अरे एप्पल का फोन हो गया, सैमसंग का फोन हो गया, ये तो फोन सी फोन हो गए। ये तो राइवलरी हो गई। सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? उसका कोई ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने बोला अभी, लैपटॉप का सब्स्टिट्यूट क्या है? टैबलेट हो गया, टैब्स। टैबलेट का भी सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? फोन हो गया। समझ गया ना कहने का मतलब? ये है। ठीक है। और बता देता हूं, जैसे एक वो क्या नाम है उसका, होता है, मान लो तुम इंश्योरेंस बिजनेस में हो, है ना? तो इंश्योरेंस के सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? आदमी अपने पैसे को, तुम आदमियों के, लोगों का पैसा कहां लगवाते हो? इंश्योरेंस में। हाँ, लेकिन लोगों के पास तो उसके उसके क्या है? बहुत सारे सब्स्टिट्यूट। वो अपना पैसा शेयर में भी तो लगाते हैं, तो शेयर्स में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी क्या है उसका? सब्स्टिट्यूट। प्लॉट में भी तो लगा सकते हैं, रियल एस्टेट, वो भी क्या है उसका? सब्स्टिट्यूट। और क्या, गोल्ड में भी तो लगा सकते हैं, गोल्ड में भी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी क्या है उसका? सब्स्टिट्यूट। समझ में आई मेरी बात? तो आदमी अपने पैसे को कितने सारे सब्स्टिट्यूट से, सोचो आप। तो ये है उसका सब्स्टिट्यूट। समझिए? तो ये 5 चीजें होती हैं, इनसे मिलके पता लगता है कि उस इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिटिव प्रेशर है। और हम पता करते हैं इनकी डिग्रीज। इनमें डिग्रीज होती है, डिग्रीज। ठीक है, 4 डिग्रीज होती है। दिखाता हूं आपको। तो 4 डिग्रीज होती है। वर्जिक जय कहां गया नाम यार, ये रहा। 4 डिग्रीज होती है, इनमें डिग्री देखते हैं हम। फियर्स। फियर्स मतलब तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, उससे थोड़ा कम, मतलब उसके बाद सेकंड नंबर पे। थर्ड लेवल पे मॉडरेट टू नॉर्मल, और चौथे नंबर पे वीक। समझिए? जैसे होता है ना, स्कूल में भी तो होता है कि पहले एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, ऐसे करके। समझिए? तो यहाँ पे 5 डिग्रीज है। इन पांचों में हम क्या देखेंगे?
इन पांचों में हम देखेंगे कि क्या डिग्री है, समझ रहे हो? अरे देखो इधर, फियर्स, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टू नॉर्मल और वीक, सब में देखेंगे कि फियर्स है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट टू नॉर्मल है, वीक है, फियर्स है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट टू नॉर्मल है, वीक है, फियर्स है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, नॉर्मल है, वीक है, फियर्स टू मॉडरेट, फियर्स टू स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, वीक है। तो सब में देखेंगे, सबका पता करेंगे। मान लो ये वाली चीज फियर्स है, ये वाली चीज स्ट्रॉन्ग है, ये वाली चीज फियर्स है, ये वाली चीज मॉडरेट है, ये वाली चीज मॉडरेट है, तो ऐसे करके लास्ट में क्या निकलेगा, एक आउटकम। वो होगा कि कितना प्रेशर उस इंडस्ट्री में है। बोले क्यों कर रहे हैं हम? बेटा जिस दिन तुम मान ले तुम्हारे बॉस ने बोल दिया तुमको कि एनालिसिस करो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मैंने आपको बोला था उस दिन आपको कि ये वाला जो पढ़ रहे हैं ये सब हम, ये कब काम आएगा? करियर में 10-12 साल के बाद, जब तुम ऊपर के लेवल पे पहुंचोगे। समझ रहे हो? ऊपर के लेवल पे पहुंचने पे आपसे फंक्शनल काम नहीं करवाएंगे, ये जो आप सीएबीए में पढ़ रहे हो, मतलब बाकी जो सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो, ये काम आपसे नहीं करवाएंगे। तब आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, तब आप स्ट्रेटेजिक रोल्स फुलफिल करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? यू विल नॉट प्ले द फंक्शनल रोल्स, समझ रहे हो? दे विल आस्क यू टू परफॉर्म द स्ट्रेटेजिक रोल्स, समझ रहे हो? फिर आप उनके परिवार का एक हिस्सा हो गए, एक तरीके से फैमिली मेंबर जैसे हो गए उनके, समझे? तो ये बड़े रोल्स दिए जाएंगे तुमको, तो उसी का एक मॉडल है। करें स्टार्ट। तो ये टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप समझे? टॉपिक का नाम क्या है? माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। कितनी चीजों से मिलकर बनता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर? 5 नाम बोलो। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, 3 हो गए। फिर राइवलरी अमंग द करंट प्लेयर्स, और लास्ट वाला थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। समझ में आई मेरी बात? ये टॉपिक कम से कम 3 दिन चलता है। आज पहला दिन नहीं है, पहला दिन कल होगा, आज तो उसका इंट्रोडक्शन है सिर्फ। समझ में आई मेरी बात? इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें से मतलब कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं? कम से कम 4-5 ये है। चलो, हाँ भाई, तो हम ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया। टॉपिक का नाम पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। और ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये भी पढ़ लो थोड़ा इंट्रोडक्शन। टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट ऑफ द कंपनी, द मैनेजर्स नीड टू फोकस ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट टास्क rather than gathering bulk of unimportant information। सर, ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजर को क्या सारी चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए, कलेक्ट करनी चाहिए क्या? नहीं, उसको सिर्फ काय पे फोकस करना चाहिए? ओनली ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स रादर देन कलेक्टिंग ऑल द अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कई बार मैनेजर्स क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों में घुसना नहीं चाहिए, सही है? फालतू की चीजों में नहीं घुसना चाहिए, सिर्फ फोकस ऑन कलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? The task of focusing only on important tasks can be done with the help of some well-defined concepts and analytical tools। तो सर important task पे कैसे फोकस करें, कैसे पता लगेगा? तो सर उसके लिए कुछ क्या होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बोला? एक वैसा ही एक बढ़िया टूल कौन सा है? माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। A powerful and widely used tool for systematic diagnosing the competitive pressure। सर, दुनिया में competitive pressure इंडस्ट्रीज में कितना है उसको मेजर करने के लिए एक बढ़िया एनालिटिकल टूल कौन सा है? माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। क्लियर है क्या? इससे क्या पता लगता है? असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इज द 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। तो इससे हमको क्या पता लग जाता है? पांचों एलिमेंट्स के बारे में पता लग जाता है। पांचों एलिमेंट्स, और सोचो पांचों इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? कोई भी बिजनेस में जाने से पहले, या अगर आप उसमें ऑलरेडी आ भी गए तो भी आपको ये करते रहना चाहिए, करना चाहिए हमेशा। क्लियर है? पांचों एलिमेंट को मैं आपको क्यों बोला ये? क्योंकि याद है जब मैंने आपको बोला था कि मुझे बताओ कि टेलीकॉम में या पिज्जा इंडस्ट्री में किसमें कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, आपने पांचों चीजें सोची नहीं थी, और कोई भी सोचता भी नहीं है। उसको पता ही नहीं कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो 5 चीजों से मिलकर बनता है। वो सिर्फ क्या देखता है? करंट प्लेयर्स। नॉर्मली आपने भी क्या सोचा? सिर्फ हमारा सर बस ये 5 कंपनी है, इनके बारे में सोचा और जवाब दे दिया, जबकि पांचों एलिमेंट्स के बारे में समझना पड़ता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर के लिए। क्लियर है क्या? तो ये लो सर, 5 एरियाज होते हैं, इन सबको पता करते हैं। सर इसको यूज कैसे करते हैं, इस मॉडल को? हाउ टू यूज इट? नंबर 1, देखो भाई, पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव
प्रेशर एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ द 5 फोर्सेस। सर, आपके जो भी बिजनेस है उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिटिव प्रेशर लगते हैं उनका पहले पता करो, आइडेंटिफाई करो। क्या पता सारे लगते ही ना हो। ठीक है भाई, आपका जो भी बिजनेस है, मान लो तुम्हारा पिज्जा बिजनेस है, तो पिज्जा बिजनेस में सारे एलिमेंट्स के बारे में पता करो। पहले क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ईच ऑफ द प्रेशर इन योर बिजनेस। जो भी तुम्हारा बिजनेस है उसमें इन पांचों के बारे में पता करो। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा, फिर पता करने के बाद इवेल्युएट करो पांचों को। समझ गए? इवेल्युएट करो कि कितना डिग्री, उसकी डिग्री का इवेल्युएशन करो। अरे उसकी डिग्री का मेजरमेंट करो कि कितने लेवल का न्यू एंट्रेंट्स वाला प्रेशर कितना है। डिग्री कितनी होती है? 4। फियर्स, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट टू नॉर्मल और वीक। फिर देखो कस्टमर वाला जो थ्रेट है वो कितना है? फियर्स है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट टू नॉर्मल है, वीक है, पता करो। ये कह रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या किया? पहले स्टेप में क्या किया? आइडेंटिफाई किया जो भी हमारा बिजनेस है ना, उसके अंदर कौन कौन से हमारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के बारे में पता किया। फिर उनको क्या किया? एक एक एलिमेंट को इवेल्युएट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द डिग्री कि कितना डिग्री प्रेशर है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। और तीसरा, जब सबका पता लग जाएगा, ठीक है, अरे जब सबका पता लग जाएगा, लिख लेना बेटा ऐसे ही। और जब सबका पता लग जाएगा तो इनका कलेक्टिव निकालेंगे लास्ट में। कलेक्टिव मतलब वो निकालते ना लास्ट में परसेंटेज, पांचों सब्जेक्ट की लास्ट में, तो वैसे इसकी निकालेंगे। मान लो इसमें फियर्स है, स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्ट्रॉन्ग है, इसमें फियर्स है, ऐसे लास्ट में इसका कलेक्टिव नहीं निकालेंगे कि भाई F प्लस एफ प्लस एस प्लस एस प्लस एफ, और लास्ट में कलेक्टिव रिजल्ट ऐसे फाइंड आउट। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? खत्म। तो ऐसे इसको यूज करते हैं हम। क्लियर है सभी को? अरे बोलो। ठीक है सर। कलेक्टिव स्ट्रेंथ उसका पता करेंगे। और अब हमें क्या करना है, जो आने वाले 3 दिन मैंने आपको बोला, अब हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा ये। एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, जिनमें 2 एलिमेंट थोड़े बड़े वाले हैं, जो जिन पे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। वो 2 एलिमेंट कौन से हैं जो ज्यादा फुल डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में होता है? न्यू एंट्रेंट्स और एक राइवलरी। ये वाले पॉइंट्स थोड़े ज्यादा डिटेल में, बाकी तीनों छोटे छोटे हैं। करें स्टार्ट? तो देखो भाई, पहला वाला करें, बार्गेनिंग पावर पढ़ लेते हैं। छोटे हैं क्योंकि टाइम उतना ही ना, अभी एक हो सकता है इनमें से आराम से हो जाएगा। चलो ये इजी है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, इसको समझते हैं क्योंकि अभी सिर्फ नाम समझा था आपने, अब अंदर समझते हैं क्या होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स मतलब सर वो बायर्स कुछ उखाड़ सकते हैं या नहीं उखाड़ सकते कंपनी का, समझ रहे हो? होता है ना यार। तो टेलीकॉम में तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब ताकत कितनी है बायर्स की, इसको बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो कितनी उनकी ताकत है, कितनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, इससे फर्क पड़ता है क्या? पहले बताओ। बिजनेस सर बहुत पड़ता है। अगर सोचो सोचो बहुत अगर तगड़ी वाली उसकी स्ट्रेंथ, उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, तो आपको फिर वो क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे। काय के लिए? प्राइस गिराने के लिए और या फीचर्स डालने के लिए, है ना। तो अगर उनकी स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर बायर्स बहुत ताकतवर हुए तो दे विल प्रेशराइज यू टू सिक्योर लो प्राइसेस और दे विल प्रेशराइज यू टू पुट एडिशनल फीचर्स। समझ में आ गई मेरी बात? है कि नहीं? तो ये वो काम करेंगे, तुम पे प्रेशर डालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि आपके बिजनेस में बायर्स की बार्गेनिंग पावर कितनी है। क्लियर है क्या? दे बार्गेन फॉर 2 थिंग्स, टू सिक्योर लो प्राइसेस एंड टू गेट मोर फीचर्स। आई बात समझ में? अब सुनो, टेलीकॉम में मैंने बोला ना, टेलीकॉम में ज्यादा है क्या बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर? ज्यादा है क्या? नहीं। समझ रहे हो? कोई तुम्हें कुछ, तुम्हारी मान लो तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा, या तुम्हारा वो इंटरनेट का पैक कुछ प्लान गलत हो गया, करते रहो फोन, दे डोंट केयर। समझ रहे हो? वो बोलेंगे, बोला हाँ अभी कस्टमर केयर पे किया फोन, वो बोलेंगे सर लाइन पे रहिए अभी बात कराते हैं। लाइन पे ही रहोगे तुम 30 मिनट तक,
उसके बाद फोन कट करके फिर करोगे तुम फोन, फिर वो अगली वाली बोलेगी, क्योंकि अब नई कस्टमर वो आ जाएगी, वो एग्जीक्यूटिव, वो बोलेगी सर लाइन पे रहिए अभी कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करोगे, अंत में तुम ही हार जाओगे, बोले छोड़ो रे भाई। आई बात समझ में, छोड़ो, 200-300 की बात है। ऐसे भाई तुम सोचोगे नहीं, ये टेलीकॉम वालों पे कितने लोग कितने छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि बोले यार 100-200 की बात है, छोड़ो सर, लेकिन अब सोचो जरा, कितने लोगों ने 100-100 रुपए भी छोड़े होंगे, तो कितने पैसे तो उनके पास ऐसे ही आ जाते हैं, बिकॉज ये उनकी सुनते ही नहीं थे, फोन करते रहो, कस्टमर कंप्लेंट करते रहो, समझ रहे हो, ये होता था पहले, करते रहो। पहले अभी अभी कम होता है, पहले ज्यादा होता था, क्योंकि पहले ना ये अनलिमिटेड वाले रिचार्ज नहीं थे, समझ रहे हो। इंटरनेट के नाम पे आप क्या बिलीव करोगे, मान लो इंटरनेट का पैकेज खत्म हो गया, मेन वाले बैलेंस में से रिचार्ज खत्म कर देते थे, पूरा का पूरा, पूरा बैलेंस ही उड़ जाता था। 1000-1000 रुपए का बैलेंस मान लो फोन में डलाया तुमने, कॉलिंग वाला और एक इंटरनेट का पैकेज डलाया 2 GB वाला, अब 2 GB वाला हो गया खत्म, जैसे ही खत्म हुआ पता लगता नहीं था, अब वो मेन वाले कॉलिंग वाले अमाउंट में से पूरा का पूरा खा जाता था, वो पूरा उड़ा लेते थे। सोचो 1000 रुपए का रिचार्ज, तुम्हें पता ही नहीं कि 2 मिनट पहले तुम्हारा इंटरनेट खत्म हुआ और वो 2 मिनट में सारा पैसा खा गए। अब करते रहो फोन, तो क्यों, क्योंकि टेलीकॉम में बार्गेनिंग पावर ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कई इंडस्ट्रीज में होती है। देखो लोगों ने प्रेशर डाल डाल के मारुति को भी क्या कर लिया, लेकिन मारुति पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पाते लोग, समझिए कहने का मतलब, लेकिन अभी उन्होंने भी डाल डाल के मारुति को भी फोर्स करके देखो क्या कर लिया, बढ़िया गाड़ियां बनाने पे मजबूर कर दिया, समझिए। तो ये तो बात है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। देखो इसको पढ़ते हैं भाई, क्या लिखोगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट, द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स influences not only the prices that the producer can charge but also influences the cost and the investments of the producer। क्या मतलब, 2 लाइन आ गई इसमें, सुनना अच्छे से। सर कस्टमर की जो बार्गेनिंग पावर है वो अपने बिजनेस को, कंपनी को इन्फ्लुएंस करती है, काय के लिए, अपनी प्राइसेस को भी इन्फ्लुएंस करती है, और ऑन द कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। मान लो अब कस्टमर तुमको प्रेशर कर रहा है कि यार नए फीचर्स डालो, तो आपको भी तो क्या करना पड़ेगा, खर्चा, यू हैव टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी, सीखनी पड़ेगी, पहले वो टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ेगी, तो आपकी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट पे भी क्या करेगा वो इफेक्ट, समझ गया मेरी बात। तो पहली लाइन क्या है, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स अफेक्ट्स नॉट ओनली द प्राइसेस, उस पर तो करता ही करता है, प्लस ऑन द कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। मारुति को करना पड़ जाता है। एक और बात, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज द पावरफुल बायर्स यूजुअली बार्गेन फॉर 2 थिंग्स, लो प्राइसेस एंड बेटर सर्विसेज। सो अगर बायर्स पावरफुल है तो दे विल बार्गेन फॉर बेटर सर्विसेज विच इन्वॉल्व्स, अगर बेटर सर्विसेज देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट मोर इन्वेस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो सर अगर उनकी बायर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, अगर वो बहुत पावरफुल है बायर्स, तो वो आपको कम प्राइसेस के लिए भी प्रेशराइज करेंगे, एंड दे विल प्रेशराइज यू फॉर मोर बेटर सर्विसेज, और बेटर सर्विसेज देने के लिए आपको क्या करने पड़ जाएंगे, खर्चे करने पड़ जाएंगे। द प्रोड्यूसर हैव टू डू मोर इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट देखो भाई, वही वापस रिपीट कर दिया, सर द बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री दे कैन समटाइम्स एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर, वो तगड़ा प्रेशर डालते हैं, काय पे, ऑन द एग्जिस्टिंग फर्म्स, 2 चीजों के लिए, टू सिक्योर लो प्राइसेस एंड फॉर बेटर सर्विस। बार बार वही बात रिपीट हो रही है, तुम भी जानते हो, मेन बात तो वही है, बस खत्म। अब सुनना लास्ट लाइन क्या है, अब ये लास्ट टॉपिक छोटा सा इसी में ही, दिस लेवरेज इज पर्टिकुलरली एविडेंट व्हेन, सर ये कब होता है, मतलब कहने का मतलब चाहो तो लिख लो आप इसके आगे, बायर्स कब पावरफुल होते हैं, when buyers are powerful या when buyers become powerful, मतलब कहां उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, कहां, ये लिखो, पता है कहां होती है, नंबर 1, अगर बायर को, दे हैव फुल नॉलेज, बायर्स हैव फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स। सब्जी वाला जो बिजनेस होता है, सब्जी वाला, उसमें क्या है, तुम्हारी मम्मी को सब पता है कि भाई क्या प्राइस चल रही है मार्केट में, कहां से आ रही है सब्जियां,
तो कोई भी उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो अगर बायर्स को क्या है, उसकी पूरी जानकारी है, इफ द बायर्स आर फुल्ली अवेयर, अरे कहां से सामान ला रहा है, अरे तू कहां से ला रहा है, हमको पता है, ज्यादा हीरो मत बने। समझ लो, कई बार होता है। समझ लो, एक दिन पहले मैंने केले खरीदे 40 रुपए में, फिर किसी और दुकान पे खरीदने गया, मान लो नेक्स्ट डे वो 50 रुपए बोल रहा है। मैंने कहा बावली पूछ, 40 रुपए तो था। बोले नहीं नहीं भाई साहब, हमारे केले अलग है। मैंने कहा तो चांटा क्या लिए लगे, लाता कहां से, मंडी से ही तो ला रहे, तेरे बड़े सोने के केले हैं। अब देखो दिया ना मैंने उसको डायलॉग, क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां से सोर्स कर रहा है, क्या कहां से प्रोडक्ट्स लाता है, सब पता है। तो यहां बार्गेनिंग पावर देखी आपने ऐसा। नंबर 2, बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होती है कस्टमर्स की, सुनना, व्हेन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स, दैट मींस दे आर बिग बायर्स, बिग बायर्स। अब यार देखो, छोटी मोटी चीजों में तो नहीं होता, लेकिन अगर आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है, इतने पैसे अगर आप उसको दे रहे हो, तो अगर मर्सिडीज का अगर एयर बैग नहीं खुला, मारुति का नहीं खुला, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई केस नहीं होता है। मर्सिडीज का नहीं खुले ना भाई साहब, न्यूज बन जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्योंकि क्या है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं उस पे सर, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो जब लोग कोई भी चीज पे दे, व्हेन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एनीथिंग, तो सर वहां पे क्या है, उसकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो ही जाती है। सोचो, तुम एक दुबई में गए, दुबई में एक बहुत बढ़िया होटल है एटलांटिस करके, एंड शानदार, जीवन में मतलब औकात हो ना जिस दिन, जाइएगा जरूर एक बार, पैसा लगाओ तो कहीं जगह लगाओ, पता लगे। समझ रहे हो? तो 1.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट, 1.5 लाख समथिंग उसका किराया है सिर्फ एक रात का। समझ रहे हो? उसके बाद बाकी चीजें चार्जेबल है, उसके बाद भी समझ रहे हो, खाने पीने के पैसे देने पड़ेंगे रेस्टोरेंट में। समझ रहे हो, हुक्का हुक्का मंगा रहे हो, ड्रिंक्स मंगा रहे हो, तो यू हैव टू पे। अब सुनो, लेकिन जाइएगा जरूर। अब सुनो मेरी बात, क्यों बोल रहा हूं अब, लेकिन अगर कहीं रूम में कमी मिली, तो मैं उसकी क्या कर दूंगा, छोटी बड़ी, क्योंकि कितने रुपए दिए मैंने। अगर 1.5 लाख में मुझे बाथरूम गंदा मिला, मैं उसकी छोटी बड़ी कर दूंगा हबीबी की। समझ रहे हो, हबीबी का बीबी तोड़ दूंगा फिर मैं। क्यों? क्योंकि आई हैव पेड दैट मच अमाउंट, राइट? तो सर जब कस्टमर इतना अमाउंट दे रहा है ना, तब उसकी बार्गेनिंग पावर क्या होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी कितनी गाड़ियां मंगाती है, 1000 गाड़ियों का ऑर्डर देती है टोयोटा को, और अगर गाड़ी में कमी निकली तो वैसे छोटी बड़ी करेगी, और उससे प्राइस भी कम करा लेती है। समझ रहे हो? आज आपकी नॉर्मल जो गाड़ी खरीदोगे, आप नॉर्मल स्कॉर्पियो खरीदोगे, उसमें कोई 4x4 का गियर नहीं आएगा। समझ रहे हो? बट इंडियन आर्मी के लिए इंडियन आर्मी बोलती है, वो चीज डाल के देता है। इंडियन आर्मी बोलती है 1000 गाड़ियां दे रहे हैं ऑर्डर में, हजारों के अंदर 4x4 गियर होना चाहिए, डाल के देता है। क्योंकि वो क्या है, बिग बायर्स। समझ रहे हो? यूपी पुलिस 1000-2000 गाड़ियों का ऑर्डर दे रही है, क्यों नहीं डाल के देगा? समझ रहे हो मेरी बात? ये है गेम, बिग बायर्स, क्योंकि उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रीज। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, कब बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, व्हेन द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर्स नीड्स, एंड द बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द फर्म्स सप्लाइंग द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल सुनना यार, जब आप कोई ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो कस्टमर की नीड्स के लिए कोई क्रिटिकल ही नहीं है, मतलब विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बोला सर बोले नहीं खरीद रहे। आप समझ लो कहने का मतलब, अगर आप, इसका मतलब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स, अरे दे कैन इजिली स्विच टू अदर थिंग्स, तो तब कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। सोचो, लेकिन अगर आप कोई ऐसा सामान बना रहे हो जो उनकी जरूरतों के लिए क्या है, बहुत ही क्रिटिकल, समझ लो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, तब तब उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा नहीं होगी, उनको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई चुन्नू मुन्नू सा जो उनके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो देन तो दे विल नॉट गिव अ, then they will not care about your product, they will easily switch to other products। समझ गए? तो ये वाली बात भी याद रखना, अगर आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ही ऐसा है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे कैन इजिली स्विच ऑन टू अदर प्रोडक्ट्स, तो यार फिर तो क्या है, आपकी कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा ही होगी। वो तो फिर 2 मिनट में बोलेंगे ही ना, बोले देना है दे, नहीं तो हम तो नहीं खरीद रहे, कुछ और खरीद लेंगे। कोई ऐसे कोई तो तेरे प्रोडक्ट के बिना मरे थोड़ी जा रहे हैं। आई कि नहीं आई बात समझ? ऐसा, तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या होती है,
क्लियर है सभी को? पक्का? तो इसी के साथ एक एलिमेंट अपना हो गया खत्म। टाटा बाय बाय।